हेलो साथियों, आज मूल्यवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा आपके छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर में आ गई है। 9 अप्रैल को जो जेल भरो आंदोलन घोषित किया गया है और 1 जुलाई को भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये 2 बातें, 2 मुद्दे समझाने के लिए ये कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। पहला मुद्दा है जेल भरो आंदोलन, दूसरा मुद्दा है भारत बंद। साथियों, आज से लगभग 50 साल पहले जब मेरी उम्र 19 साल की थी, अभी मेरी उम्र 67 साल चल रही है, तो उस समय हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे ही मुझे जॉब मिला, जॉब मिलने के बाद जिस सेक्शन में मुझे ट्रेनिंग के लिए रखा गया था, उस सेक्शन में सेक्शन सुपरवाइजर ने मुझे ट्रेनिंग देने के लिए जिस व्यक्ति के पास रखा, वो व्यक्ति मुझे 10 बजे से 6 बजे तक डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग देता था और 6 बजे के बाद बामसेक के मीटिंग में ले जाकर बामसेक का ट्रेनिंग देता। तो मेरा 2 ट्रेनिंग होता था। क्योंकि वो मेरा सुपरवाइजर था और मुझे ट्रेनिंग देने के लिए रखा था, इसलिए शाम के 6 बजे के बाद वो बामसेक के मीटिंग में मुझे लेकर गए। तो मुझे वो काम करने के लिए अच्छा लगा, क्योंकि वो कर्मचारी लोग थे और मैं भी कर्मचारी हो गया था, इसलिए मैं उनके साथ जुड़कर काम करने लगा। मुझे इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्ट लगा उस काम के लिए कि बाद में मैंने उस काम को करने के लिए नौकरी छोड़ दी और पूर्णकालीन कार्यकर्ता बना। और पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर बहुत दीर्घकाल तक संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। 2000 में मुझे बामसेक का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और अभी 2025 चल रहा है, तो इतना लंबा समय हो गया है। इतने लंबे समय से मैं बामसेक का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जब उस समय 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेक संगठन था, तब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 13 स्टेट में 140 जिलों में संगठन था। अभी 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन को हमने फैलाया और अभी हमारी योजना में एक बहुत बड़ा मौलिक अंतर आंदोलन में लाया जा रहा है। पहले हम लोगों ने सारे देश भर में संगठन बनाने पर सबसे ज़्यादा शर्त दिया था, जोर दिया था और इस वजह से इतना विशाल संगठन खड़ा हुआ। आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों का इतना बड़ा सामाजिक संगठन भारत में इसके अलावा कोई भी नहीं, दूसरा कोई भी संगठन नहीं। और ये संगठन बनाने के पीछे माननीय काशीराम जी का एक मकसद था
कि जो हमारा आंदोलन है वो आंदोलन स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना चाहिए। कोई भी आंदोलन आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और स्वावलंबी कैसे हो सकता है? तब तक नहीं हो सकता जब तक आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, इन 5 साधनों की व्यवस्था ना हो। अगर ये 5 साधन किसी भी आंदोलन के पास उपलब्ध हो, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 साधन अगर हमारे अपने हो तो हम अपना आंदोलन स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और इसी बात को आधार बनाकर हमने संगठन बनाने पर सबसे ज़्यादा जोर लगाया, सबसे ज़्यादा थ्रस्ट लगाया। और इसके बदौलत जो देश हमारा है उसमें 36 स्टेट है, 36 में से 32 स्टेट में संगठन बना है। 769 जिले हैं, उसमें से 625 जिलों में हम लोगों ने संगठन बनाया। केवल ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास जो 4 स्टेट है, अगर वो छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में हम लोगों ने संगठन बनाया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर उधर नागालैंड, मिजोरम तक का संगठन हम लोगों ने बनाया है। इतना बड़ा संगठन, विशाल संगठन हम लोगों ने बनाया। साथियों, इसके आधार पर अभी हम लोगों ने अपने आंदोलन की रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया। वो बहुत बड़ा बदलाव क्या है कि अब हम लोगों को संगठन बनाने पर जोर लगाने की जरूरत नहीं। अभी हमारे पास 625 जिलों में संगठन है, तो अब हम लोगों को आंदोलन पर सबसे ज्यादा जोर लगाना चाहिए। तो अब आंदोलन पर हम लोगों ने जोर लगाने का निर्णय लिया है और आंदोलन पर जोर लगाने के लिए 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन घोषित किया। ये जो अभी 9 आने वाली तारीख है, अभी अप्रैल महीना ही चल रहा है, तो 9 अप्रैल को सारे देश भर में जेल भरो आंदोलन करना। तो इसके तैयारी के लिए सारे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। 1848 से लेकर 1956 तक आप गिनती करो तो आपको पता चलेगा हमारे महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष किया। 1848 से लेकर 1956 तक ये संघर्ष का जो समय है 108 साल का। और ये जो 108 साल का संघर्ष का समय है, इतना लंबा समय लगाकर जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों के लिए एक सबसे बड़ा अधिकार हासिल किया, वोट का अधिकार। मैं इसे सबसे बड़ा वोट का अधिकार क्यों कहता हूं? अगर आप अमेरिका के लोकतंत्र के इतिहास का अध्ययन करो, ब्रिटेन के लोकतंत्र के इतिहास का, यूरोप के लोकतंत्र के इतिहास का अध्ययन करो, तो आपको पता चलेगा वहां के लोगों को डायरेक्ट वोट का अधिकार नहीं मिला। वहां लोगों को, केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। वहां लोगों को, टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार था। 2 शर्तें थी वोट के अधिकार की। एक टैक्स पेयर होना चाहिए और दूसरा पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू किया गया, बगैर किसी कंडीशन के भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया। नो टैक्स पेयर, नो पढ़ा लिखा। जितने यहां पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को ये बात पता नहीं है। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, यही हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। ये एडल्ट फ्रेंचाइज शब्द आया कैसे?
यूरोप और अमेरिका में पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था, टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार था। इसके विरोध में एडल्ट फ्रेंचाइज शब्द आया, विरोध में एडल्ट फ्रेंचाइज शब्द आया। ये वोट का अधिकार केवल 21 वर्ष जिसने पूरे किए जन्म के बाद उसे वोट का अधिकार मिले। उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उसके लिए टैक्स पेयर होना जरूरी नहीं है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों सोचा? वो ये जानते थे कि अगर पढ़े लिखे होने की शर्त को स्वीकार कर लिया जाए, अगर टैक्स पेयर को होने की शर्त को स्वीकार किया जाए, तो वो जानते थे ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों के अनुसार शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, शूद्रों को संपत्ति ही रखने का अधिकार नहीं है, तो टैक्स पेयर का सवाल ही नहीं। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनका अधिकार इन लोगों को नहीं मिल सकता। बाबा साहब अम्बेडकर के सोचने का तरीका समझा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले। अभी तक ये बात हमारे लोगों को पता नहीं है, अनपढ़ गवारों को पता नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज प्रौढ़ होने वाले व्यक्ति को दिया गया। उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उसका टैक्स पेयर होना जरूरी नहीं है। और इस तरह से आज भी रूरल एरिया में 75 साल हो गए संविधान लागू होके, आज भी ऐसे तमाम लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं, जो टैक्स पेयर नहीं है। बहुत ज्यादा हुआ हमारे देश में 140 करोड़ में 10 करोड़ लोग भी टैक्स पेयर होंगे कि नहीं होंगे बताया नहीं जा सकता। भारत सरकार को पता है कितने लोग टैक्स पेयर है, क्योंकि उनको टैक्स देने वाले लोगों के नाम और पते उनके पास है। तो ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिले, इसके लिए एडल्ट फ्रेंचाइज का नया कॉन्सेप्ट लाया गया। दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं पर भी नहीं था, वो एडल्ट फ्रेंचाइज को नहीं मानते थे। और भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया गया, प्रौढ़ मताधिकार लागू किया गया। केवल हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा हमारे महापुरुषों ने सोचा, ऐसा हमारे महापुरुषों ने क्यों सोचा? वोट के अधिकार में ही एक और अधिकार शामिल है, शासन करती जमा करने का। जिसके पास वोट का अधिकार होगा उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, और जिसके पास चुनाव लड़ने का अधिकार है, अगर वो बहुसंख्य लोग चुनकर आ गए तो वो शासन करती जमात बन सकते हैं। इसके लिए कोई तलवार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं है। जब आप वोट डालने के लिए, बटन दबाने के लिए जाते हो तो वहां भी जोर लगाने की जरूरत नहीं है। पहले के समय में राजा बनने के लिए लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, मारकाट होती थी, खून खराबा होता था, और दूसरी पार्टी को पूरी तरह से जब तक मार दिया नहीं जाता था उसके बाद कोई राज नहीं मिलता, उसके बाद मिलता था। मगर अगर आप लोगों को बहुमत मिल गया तो आप लोग राजा बन सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ऐसा बटन दबाने की जरूरत है, ऐसा बटन दबाने की जरूरत है। क्या आप बटन दबाते वक्त ऐसा दबाते हो?
ऐसा करता? क्यों ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे लोगों को सारी चीजें एक्शन करके बताया बगैर समझ में नहीं आती। मैं जानता हूँ, मैं अभी 50 साल से काम कर रहा हूँ, हमारे लोगों को कितना समझ में आता है और कितना समझ में नहीं आता, दोनों बातें मुझे समझ में आती हैं। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो कंप्यूटर का बटन दबाने के लिए बहुत हल्के से दबाना पड़ता है, वहां जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं। मगर राजपाट हासिल करने के लिए पहले तलवार चलानी पड़ती थी, मारकाट करना पड़ता था, खून खराबा करना पड़ता था और सामने वाली पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना पड़ता था, तब जाकर आदमी। कंपेरेटिवली बता रहा हूं ताकि बात आपको समझ में आए। अभी तो केवल ऐसा हल्के से बटन दबाना पड़ता है तो आपको आपका वोट जो है रजिस्टर हो जाता है। और पहले तो जब आपका ये कंप्यूटर का वोट आया, ईवीएम मशीन का वोट आया, तो कितने लोगों को पता है? दिखता भी नहीं था। पहली बार जब आया ना ईवीएम और आपने दबाया, कहाँ दब गया, कहाँ लग गया, वो दिखता नहीं था। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा, अरे देखना तो कि हमने कहाँ दबाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया यार, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई करनी पड़ती है और वो लड़ाई देखना चाहिए। ऐसा हमने क्यों कहा? हमारे लोगों को कम से कम जरा देखना तो चाहिए, पता तो चले कि उसने वोट किसको दिया, क्योंकि उसके बाद भी घोटाला किया जा सकता है। मान लो आपको दिखाई दिया, दिखाई देने के बाद वो मशीन में जमा होता है, जमा होने के बाद जिस मशीन में जमा हो रहा है उस मशीन में भी व्यवस्था कर सकते हैं। चांद पर इधर बॉम्बे में इसरो में हमारे वैज्ञानिक बैठे हैं बॉम्बे में, वो वहां जो चांद पर बैठे वो सारा वहां दिखाई देता है। अभी कुछ दिन पहले कंप्यूटर पर दिखा रहे थे कि वहाँ खाना खाने के लिए क्या करना पड़ता है और तमाम बातें करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सारा कंप्यूटर दिखा रहे थे। तो सारा का सारा उधर दिखाई देता है और वो लोग वहाँ से बॉम्बे से वो उनको निर्देश देते हैं कैसा कैसा करना है। तो इस तरह से साथियों, ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद आपने जिसके नाम पर वोट डाला, जमा करने के बाद वो किसी और के नाम पर जमा करवाएगा। काउंटिंग के दौरान, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, काउंटिंग के दौरान किसी और के नाम पर काउंटिंग की जा सकती है, टेक्नोलॉजी है। वो लोग जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं वो हमको नहीं बता रहे हैं। क्या नहीं बता रहे हैं? अमेरिका ने टेक्नोलॉजी का शोध लगाया, चुनाव से संबंधित, जापान ने लगाया, जर्मनी ने लगाया। वहां के लोग जिन्होंने ईवीएम मशीन का शोध लगाया, वहां ईवीएम मशीन नहीं है। वहां जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में ईवीएम मशीन नहीं है, वहां बैलेट पेपर है। तो क्या अमेरिका के लोग बैकवर्ड है? अमेरिका के लोग बैकवर्ड है? कोई कहेगा अमेरिका के लोग बैकवर्ड है और हम ईवीएम पर वोट डाल रहे हैं, तो कोई छीने वाला कहेगा एडवांस हो गया यार भारत के लोग, बोलेगा। अभी भी गांव में जाओ तो डब्बा लेकर ही जाता है, जाता ही जाता। कुछ तो पुराने ऐसे लोग हैं उनके घर में टॉयलेट है, तो घर में टॉयलेट करना कितना मुश्किल है, ऐसा मानने वाले भी लोग हैं। ब्राह्मणों को महसूस हुआ कि एडल पंचायत की वजह से ये सत्ता जा सकती है, ये सत्ता SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को ट्रांसफर हो सकती है। ऐसा कब लगा? कि 84 को बहुजन समाज पार्टी बनी, उसके बाद मायावती मुख्यमंत्री बनी और 4 बार मुख्यमंत्री बनी।
फिर एक बार 207 सीटें हासिल करके अकेले बहुमत पर बने, किसी के सपोर्ट के बगैर मुख्यमंत्री बने। तब उन लोगों को ऐसा लगा सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां से 85 लोकसभा की सीटें चुनकर जाती है, 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से अकेले 85 सीटें उत्तर प्रदेश से चुनकर जाती है। अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में बदलाव आया और उत्तर प्रदेश के देखा देखी सारे देश ने अनुकरण करने का प्लान बनाया, सोचा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसको रोकना होगा। ये सोच उनके दिमाग में तब पैदा हुई, ये चेंज होने के बाद उनके दिमाग में आया कि इसको रोकना होगा, और उसको रोकने के लिए फिर प्लान बनाकर ईवीएम मशीन लाने का खेल खेला गया। और 2004 के पहले इलेक्शन में 100% लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन लागू कर दिया। 2004 में लागू किया गया, 2009 में लागू किया गया, 2014 में लागू किया गया, 2019 में लागू किया गया, 2024 में लागू किया गया। तो इस तरह से ईवीएम मशीन के द्वारा ये वोट का पैटर्न जो है लागू किया गया, और लागू करने के बाद में बहुत सारा चेंज आने लगा। हैरान करने वाली बातें चेंज होने लगी। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव हुआ। 1 घंटे में 5 बजे के बाद, 5 बजे से 6 बजे तक के दरमियान 76 लाख लोगों ने वोट डाला 1 घंटे में। अभी आज डाटा आया, चुनाव आयोग को लोगों ने पूछा कि 1 घंटे में 76 लाख लोगों ने वोट कैसे डाला। चुनाव आयोग ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग क्यों करे? चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग क्यों करे? क्योंकि संवैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव आयोग के ऊपर। भारत के नागरिकों को ये मौलिक अधिकार का हक किया गया, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। चुनाव कैसे होना चाहिए? फ्री यानी मुक्त चुनाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव होना चाहिए, भय मुक्त चुनाव होना चाहिए। तो भय मुक्त चुनाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव होना चाहिए, और तमाम प्रकार निष्पक्ष होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब है पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी का क्या मतलब है? आपने बटन दबाया, आंखों से दिखना चाहिए कि आपने किसको, उसको बोलते ट्रांसपेरेंट। चुनाव आयोग को भी दिखना चाहिए, वोटर को भी दिखना चाहिए, जो काउंटिंग करने वाला है उसको भी दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो इस तरह से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत के संविधान में अगर आप अध्ययन करो तो पता चलेगा कि मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को अभी तक अधिकार और मौलिक अधिकार में फर्क समझ में नहीं आता। अधिकार और मौलिक अधिकार, राइट और फंडामेंटल राइट, द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप न्याय मांग सकते हैं। अगर साधारण अधिकार वायलेशन हुआ तो आप नहीं जा सकते, मगर फंडामेंटल राइट के लिए ऐसी व्यवस्था है, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार को बाध्य कर सकते हैं दोबारा वो चीज करने के लिए। एक सिंगल आदमी के लिए वोट की व्यवस्था में अगर कोई गड़बड़ी है, अगर वो सिंगल आदमी कोर्ट में जाता है तो कोर्ट सिंगल आदमी के लिए ऑर्डर कर सकता है।
उसका फंडामेंटल राइट है। तो राइट और फंडामेंटल राइट, अगर भारत का संविधान की कॉपी आप खरीद लो, हिंदी अंग्रेजी वाली कॉपी, संविधान की कॉपी आप खरीद लो, तमाम हमारे वामसेव के लोगों को ये कहना है कि प्रत्येक वामसेव के कार्यकर्ता को हिंदी अंग्रेजी वाली संविधान की कॉपी खरीदनी चाहिए। और चैप्टर 3, उसका टाइटल है फंडामेंटल राइट। चैप्टर 3 संविधान का चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट पढ़ो, कौन से राइट को फंडामेंटल राइट में रखा गया है, और अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार को मजबूर कर सकते हैं उसको करने के लिए दोबारा। उसका वायलेशन करने का किसी सरकार को अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यह आर्टिकल 32 में पावर दिया गया है। नागरिकों के समर्थन में आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुनवाई करनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है। इसके लिए ये पावर साधारण लोगों को दिया गया है आर्टिकल 32 में। कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक, केवल नागरिक होना जरूरी है भारत का, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इस तरह से साथियों, ये सारे मौलिक अधिकार हैं और ये मौलिक अधिकार लागू करने के लिए अपने आप लागू नहीं हो सकते। मौलिक अधिकार बहुत मौलिक बात है, वो अपने आप लागू नहीं हो सकते। मौलिक अधिकार लागू करने के लिए आपके पास पावर चाहिए। पावर हासिल करने के लिए वोट का अधिकार है, और वोट के अधिकार का उपयोग करके आप एमएलए और एमपी चुनवा कर भेज सकते हैं। 75 साल से ज्यादा समय हो गया, मगर हमारे लोग अभी इस बात का हक किस तरीके से उपयोग करना चाहिए नहीं कर पाए। वो या आइदर और या तो बीजेपी को समर्थन देते हैं या तो कांग्रेस को समर्थन देते हैं। इनडायरेक्टली अपने वोट को जीरो बनाते। कांग्रेस की स्थापना 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने की। हमारे लिए की क्या? ब्राह्मणों ने की। और 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई और आरएसएस ने 1952 को जनसंघ बनाया। हमारे लिए किया क्या? उन्होंने हमारे लिए तो नहीं बनाया, उन्होंने अपने लिए बनाया। हम लोगों को चाहिए कि अपना संगठन खड़ा करें। अगर हम राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाते हैं तो संविधान में फंडामेंटल राइट ये आपको मिलेंगे। संविधान में लिखी हुई बात जो फंडामेंटल राइट है, संविधान में प्राण नहीं है, वो चलते हुए आपके घर में आने वाला नहीं है और आपको बताने वाला नहीं है कि ये संविधान में आपको अधिकार लिखा हुआ है, ले लो। संविधान में लिखा हुआ अधिकार आपको अपने आप मिलने वाला नहीं है। संगठित शक्ति निर्माण किए बगैर कोई भी संविधान का अधिकार आपको मिलने वाला नहीं है। शासक वर्ग जो ब्राह्मण है वो आपका लिखा हुआ अधिकार देने वाले नहीं है, इसलिए हमें अपनी संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन खड़ा किया। छोटी मोटी बात नहीं, इतना बड़ा संगठन खड़ा किया और 2030 तक टाइम बाउंड कार्यक्रम है। समय के नियंत्रण में कार्यक्रम को हम बनाकर चल रहे हैं। 2030, ज्यादा नहीं, 2030 तक 6 लाख गांवों में पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा? उसकी रणनीति है आंदोलन। 9 अप्रैल को देश भर में जेल भरो आंदोलन करेंगे और 1 जुलाई को भारत बंद करेंगे और 2030 तक
25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 साल 12 बार, हर 6 महीने बाद आंदोलन होगा और हर 6 महीने में हम लोग हमारा संगठन गांव लेवल पर खड़ा करेंगे, बूथ लेवल पर खड़ा करेंगे। आज 15 लाख बूथ है, चुनाव आयोग के अनुसार 15 लाख बूथ है और 15 लाख बूथ के अधीन शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनी ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 14 सामाजिक समूहों के लोग हैं। ये 14 सामाजिक समूहों के जो लोग हैं और एक 15 लाख गांवों में बिखरे हुए हैं, तो 15 लाख इंटू 14 लाख, वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं। और 2 करोड़ अगर सामाजिक समूह हम इकट्ठा कर लेते हैं और एक समूह में अगर 10 लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो 2 इंटू 10 20 करोड़, अगर 20 करते हैं तो 40 करोड़, अगर 25 करते हैं तो 50 करोड़। अगर हम लोग आंदोलन में 2030 तक 50 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग इस देश में ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो जाएंगे। ऐसा करना और ऐसा करने के लिए आपको अपने अपने इलाके में, सारे देश में करने की जिम्मेदारी मेरी और आपके जिले में करने की जिम्मेदारी आपकी, आपके तहसील में करने की जिम्मेदारी आपकी, सारे देश में करने की जिम्मेदारी मेरी, सारे जिले में और सारे तहसीलों में अपने अपने जिले अपने अपने तहसीलों में करने की जिम्मेदारी आपकी। यदि आप ऐसा करते हो 2030 तक 6 लाख गांव और 15 लाख बूथ का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, 2 करोड़ सामाजिक समूहों का आंदोलन खड़ा हो जाएगा और 50 करोड़ लोगों का मोबिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर ये 50 करोड़ मोबिलाइजेशन हुआ तो जो आप चाहते हो इस देश में वो आप कर सकते। लोकतंत्र है, संविधान है, संगठन बनाने का मौलिक अधिकार है, लोगों को जगाने का मौलिक अधिकार है, प्रचार करने का मौलिक अधिकार है, प्रसार करने का मौलिक अधिकार है, अपने विचार समझाने का अधिकार है, लोगों को इकट्ठा करने का अधिकार है। ये सारा का सारा अधिकार हमारे महापुरुषों ने पहले से ही बना के रखा हुआ है, केवल हमें उपयोग और प्रयोग करने की जरूरत है। अगर आप अपने घर में खाना पकाते हो और खाने को कहते हो मेरे पेट में चला जा, जाएगा? पेट में चला जाएगा? अगर आपके प्लेट में खाना पका हुआ है और उसको बोलो मेरे पेट में चला जा, जाएगा? नहीं जाएगा। वो आपको उठाकर मुंह में डालना होगा। तो जो योजना मैं आपको बता रहा हूं वो योजना आपको अपने जिले में, अपने तहसील में आपको करना है, सारे देश भर में नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो 2030 तक हो जाएगा, ज्यादा लंबा समय नहीं है, 2030 तक हो जाएगा। क्योंकि मासेस में जाना है, मासेस का आंदोलन खड़ा करना है। बड़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल काम था, अनपढ़ और गवार लोगों को करोड़ों की संख्या में इकट्ठा करके लाया जा सकता। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा था, अंग्रेज चले गए। 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा, अंग्रेज चले गए। काल्पनिक इतिहास नहीं बता रहा हूं, 2000 साल पहले का इतिहास नहीं बता रहा हूं। अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं वो इतिहास बता रहा हूं, हमारे सामने का इतिहास है वो बता रहा हूं, जो कर सकते हैं वो बता रहा हूं, जो दूसरों ने किया वो हम भी कर सकते हैं वो बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ये करना जरूरी है, करने से ही होगा। साथियों, आशा है आप ऐसा करेंगे। आपके सामने मैंने
अपनी बातें रखी, आपने ध्यान से सुना, अमल करने के लिए तवज्जो देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने जो बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद।